कह रहा तो हूँ। वो एक तस्वीर सामने आई, उस तस्वीर के सामने आने के बाद में उसमें जदयू के कई नेता थे, उसमें श्याम रजक भी शामिल थे, तो उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मैं सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी मैं बराबर सक्रिय रहता हूँ और छठ पर्व को मैं धार्मिक से ज्यादा सांस्कृतिक त्योहार मानता हूँ। अब तो जदयू और नीतीश और जब मैं राजद में भी मैं कर रहा हूँ, मंत्री राजद में रहे, लालू जी ने मुझको मंत्री बनाया। मैं उससे भी, आप पूछ लीजिए, लालू जी अभी भी हैं, पता कर लीजिए। उस 97 में मुझे जबरदस्ती मंत्री उन्होंने बनाने का काम किया, मैं स्वीकार नहीं कर रहा था। मैं कहता कि मैं से काम करूंगा, पार्टी का संगठन में काम करूँ। जब जनता दल यू में से नीतीश कुमार जी ने ऑफर दिया था मुझको आने के लिए, मैं नहीं गया था कटोरा लेकर के कि हमको ज्वाइन कर लीजिए। नीतीश कुमार जी कहेंगे, या आपकी मीडिया के कुछ साथी हैं जिनके माध्यम से वो हमसे बात करते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो लोग गवाह हैं कि मैं नहीं गया था। वो मेरे पास आए थे कि आप चलिए, मैं गया। जब उन्होंने कहा कि आपको मंत्री बनाना चाहते हैं, आपको चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने बनाया। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ है बात करने के लिए राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक, और इनसे मेरा सवाल है कि आज तेजस्वी यादव का बर्थडे है और कैसे इसको आप देख रहे हैं, कैसे क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जी के जन्मदिन पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव को हमने बचपन से देखा है और बचपन से इस यौवन काल तक मैं देखते रह रहा हूँ। उस लड़के में एक जुनून है, जब वो खिलाड़ी थे तब भी जुनून था, आज वो राजनीति में है, वो जुनून है। और लालू यादव की कहा जाए, मैं ये नहीं कहूँगा कि लालू यादव का सर्वस्व उसके पास है, लेकिन लालू यादव की अगर झलक मिलेगी, उनके कामों की झलक, उनके गरीबों की परवर, नौजवानों के लिए उनका, वो तेजस्वी यादव में भी दिखाई देता है। और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू यादव ने लड़ा था, उसके साथ जुड़ते हुए आर्थिक न्याय की लड़ाई तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। ये आज के समय के लिए सबसे बड़ा आवश्यक है। इसलिए तेजस्वी यादव, और खास कर करके नौजवानों में एक लोगों में आकर्षण है, नौजवान उसकी ओर खिंचते हुए चले आ रहे हैं, ये एक है। और सही जो सवाल है बिहार के, उस सवालों के लिए वो जिस अंदाज से, जिस शब्दों को बयां करते हैं, वो उस उम्र में बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होगा। अब तो तेजस्वी यादव 32 साल का देखते देखते हो गए, राजनीति में भी उनका काफी समय, काफ़ी राजनीति आप देखें, आप उनका पार्लियामेंट मानी कि असेंबली का परफॉर्मेंस भी देख लीजिए, उनके सड़क का भी परफॉर्मेंस देख लीजिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी का भी देख लीजिए, या विपक्षी के सवाल पर, सभी लोग एका के सवाल पर देख लीजिए। हर एक क्षेत्र में आप देखिएगा कि वो कहीं ना कहीं केंद्र की धुरी रहते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आम चुनाव हुए थे, हार जीत अलग है, सरकार ने अपनी साजिश के तहत, उस पर अब मैं कोई विवेचना नहीं करने देता हूँ। लेकिन जो तेजस्वी यादव जी का एजेंडा था, बेरोजगारी, उस एजेंडा को केंद्र बिंदु बन गया और तमाम सत्ताधारी दल हो, विपक्ष दल हो, सब लोगों ने उसी केंद्र बिंदु के मान कर करके चुनाव में समावेश करने का काम किया। तो केंद्र बिंदु हिंदू मुस्लिम नहीं रहा, केंद्र बिंदु बीजेपी का एजेंडा नहीं रहा, केंद्र बिंदु जनता दल यू का एजेंडा नहीं रहा, केंद्र बिंदु रहा तो तेजस्वी का ही एजेंडा सेंट्रलाइज रहा। श्याम रजक जी, मेरा एक सवाल है कि आपका जदयू में विलय करने की बातें हो रही है। जो जदयू है, मैं उसको ऐसे समय छोड़ करके आया हूँ जब मैं सत्ता के सबसे सिरमौर में था, मैं मंत्री पद में था, और मंत्री पद ही नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी था, राष्ट्रीय महासचिव भी नहीं, उनके कई चीज़ों में मैं सरोकार रहता था, सहभागिता रहता था। तो ऐसे समय में क्यों मैं वहाँ छोड़ा, ये बात उसने भी कहा था कि मेरी विचारों की राजनीति में करता हूँ, दलितों के प्रति जो मेरा दर्द है, और मैं ये मानता हूँ, मैं कोई एक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समाज के सभी वर्गों को जब तक समान पूरक नहीं करने का काम करेंगे, समतामूलक नहीं करने का काम करेंगे, समानीकरण नहीं करने का काम करेंगे, तब तक वो मानव मजबूत नहीं होगा। उसी तरह राज्य मजबूत नहीं होगा, देश नहीं मजबूत होगा, समाज नहीं मजबूत होगा। तो समाज का एक तबका जो है, वो दलित जो है, वो सबसे पीछे पैदान पर है। संविधान में अधिकार मिले, उस अधिकारों का हनन हुआ। नीतीश कुमार जी ने किसी भी तरह उनके जो रिजर्वेशन पॉलिसी का था, उस पर भी उन्होंने बड़े लोगों के बहकावे में कहिए या बड़े लोगों के दबाव में कहिए, दलितों को आज तक प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। जो सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर थे वो आज ही एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर बन करके काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बात, उसी तरह से दलितों का आप जाइए, क्या विकास की बात करेंगे, बात तो
लगती है मीडिया में भी बड़ा अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस राज्य के किसी भी दलित टोले में चले जाइए, दलित टोला तो दक्षिण तरफ रहता है हर एक गांव का, आप चले जाइए, ये नल जल योजना कहाँ नल पहुँचा है, कहाँ उनका रोड है, कहाँ उनका मकान है, कहाँ उनकी स्कूली व्यवस्था है, कहाँ उनके कुपोषण का। अभी जो रिपोर्ट आया है बिहार का कि यहाँ पर 4.37 करोड़ लोग जो बच्चे हैं वो कुपोषित के शिकार हुए हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद सेकंड कुपोषित राज्य है वो बिहार है। और कुपोषित कौन लोग हैं? वही जो गरीब के बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं, पिछड़े के बच्चे हैं, अल्पसंख्यक के बच्चे हैं, या समान वर्ग के जो गरीब हैं उनके बच्चे हैं, जिनको आप पोषण शक्ति भी नहीं दे रहे हैं। तो जो राज्य में कुपोषण सबसे ज़्यादा, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, खेतों का जो सिंचाई व्यवस्था है वो भी सबसे फेल, मजदूरों के लिए सही रूप से सरोकार नहीं होता है, कानून व्यवस्था ये है कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, हम लोगों ने भी उसमें पूरे रूप से शपथ लिया था और आज भी उस शपथ पर कायम है कि शराबबंदी इस राज्य में होना चाहिए। ये ठीक है, राजस्व का क्षति हो रहा है, ये हो रहा है, ये अलग बात है, उसके लिए नई नीति बनती है राजस्व संग्रह करने। लेकिन आपने जब ड्रीम प्रोजेक्ट किया शराबबंदी, तो शराबबंदी सिर्फ नीति बनाने से नहीं होता है, नियत भी होनी चाहिए उसको लागू कराने के लिए, नियत के साथ साथ कार्य योजना भी बनानी चाहिए। क्या हो रहा है, हर एक ऐसे इलाके हैं जहाँ शराब खुलेआम बिक रहा है, जहरीली शराब बिक रहा है। अब तो ड्रग का बहुत ज़्यादा बिहार में प्रचलन हो गया। अब चले जाइए पटना के बोरिंग रोड, चले जाइए आप लोहानीपुर, चले जाइए राजेंद्र नगर, चले जाइए पटना सिटी के तरफ, दीदारगंज की तरफ, ड्रग का खुलेआम व्यापार हो रहा है। तो जिस राज्य में ड्रग नौजवान को पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिस राज्य में लोगों को जहरीले शराब पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है, और उसको आप उसको अवेयरनेस के लिए कोई आप ऐसा वैज्ञानिक विज्ञापन नीति नहीं बनाए, तो आप जब शराबबंदी नहीं कर सकते। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल सारे जगह भ्रष्टाचार का आलम है, आप खुद कहते हैं आपका जनता दरबार लगता है, इसी तरह की शिकायतें आती हैं, तो कौन आपको कहेगा कि विकास हुआ है? बिल्कुल। एक जैसे ये आपसे सवाल जो मैंने पूछा कि आप जदयू में शामिल हो रहे हैं, तो तो वो एक तस्वीर सामने आई, उस तस्वीर के सामने आने के बाद में उसमें जदयू के कई नेता थे, उसमें श्याम रजक भी शामिल थे, तो उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मैं सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी मैं बराबर सक्रिय रहता हूँ, और छठ पर्व को मैं धार्मिक से ज़्यादा सांस्कृतिक त्यौहार मानता हूँ। और मैं अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही छठ व्रत के समय में हम लोगों को उत्साहित करते रहे हैं। और जब मैं थोड़ा सक्षम हुआ तो कई जगह, पटना में 20-25 जगह, दानापुर से लेकर करके पटना सिटी तक कई जगह छठ व्रतियों को हम जो लोग आयोजक रहते हैं बुलाते हैं और हमारे हाथों से बंटवाते हैं। तो कल मैं बादशाह अगरबत्ती वाले के यहाँ, और मैं 10 साल से उसके यहाँ जा रहा हूँ, जब राजद में था तब भी गया था, जदयू में था तब भी गया था, आज मैं राजद में हूँ तब भी उसके यहाँ गया। बादशाह से मेरी एक अच्छा संबंध है, और उन्होंने जब बुलाते हैं मैं जाता हूँ, क्योंकि एक अच्छे काम के लिए बुलाते हैं। अब अच्छे काम में अगर और लोग को बुलाते हैं तो इससे मेरा कोई विरोध नहीं होना चाहिए, और लोग बुलाते हैं उनको मेरा विरोध नहीं होना चाहिए। तो वहाँ अशोक चौधरी भी थे, हम भी थे, और जो झोला था, अब वो झोला था उसमें नीतीश जी का भी फोटो था। अब उस समय मैं क्या कहता, जब हजारों महिलाएं लेने के लिए तैयार थे और हम खड़े थे, तो हम क्या उस समय कहते कि नहीं हम नहीं बांटेंगे, ये मेरे लिए संस्कार के खिलाफ होता। तो मैंने ठीक है बांटा, क्योंकि ये छठ व्रतियों के लिए था, उससे फोटो से कोई मतलब नहीं होता है, उनको क्या मतलब है कौन फोटो है और क्या है, उससे बादशाह आजाद का, बादशाह अगरबत्ती का जगजीवन का ही फोटो था, तो उससे क्या मतलब है फोटो से। लेकिन मैंने बांटा, अशोक चौधरी भी थे तो मैं बांटा, हम बांट करके फिर चले गए, फिर और जगह भी मुझको बांटना था। अब आज ही मैं बांटा हूँ तो सम्राट चौधरी मेरे साथ थे पटना सिटी में, तो कल अशोक चौधरी थे, तो लोग कहते हैं कि अशोक चौधरी बड़ा पारंगत आदमी है, लोगों को तोड़ते हैं, जमा खान को ले लिया, सुमित कुमार को लिया। श्याम रजक ऐसी मिट्टी का बना है जो टूटने वाला नहीं है। दूसरा चीज़, अशोक चौधरी जी मेरे परम मित्र भी रहे हैं। राजनीति देखिए दो चीज़ होता है, एक विरोध होता है, एक दुश्मनी होता है। विरोध वैचारिकता होता है, वो वैचारिकता मेरा विरोध है, मेरे दुश्मन नहीं है, नीतीश कुमार मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन विरोधी है। तो विरोध और दुश्मन दोनों अलग चीज़ हैं। तो जब ये हुआ तो वो है, तो हम लोग मिलकर करके बांट रहे थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर इसको राजनीति आईने से आप देखेंगे तो राजनीति आईने से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को नहीं देखना चाहिए।
मेरा सवाल है कि जैसे अगर आप उस जब जदयू में थे तो एक मंत्री के पद पर थे, तो क्या अभी जब आप जदयू के वैसे लोगों के सामने जाते होंगे तो क्या वो चीज़ अंदर से आता होगा कि हम भी एक समय में इनके साथ थे? मैं तो राजनीति के जिस काल से शुरुआत हूँ, जी। मैं जिन उतार और चढ़ाव को देखा हूँ, शायद बहुत लोग, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, उस उतार चढ़ाव को नहीं देखे होंगे। मैं चंद्रशेखर जी का मैं सबसे अनुयायी रहा हूँ। चंद्रशेखर जी के सभी काल में मैं उनके एक मजबूत सहयोगी की तरह रहा हूँ। उनके हर एक काल में, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता पार्टी के रहे हों, चाहे वो प्रधानमंत्री के काल में, मैं उनके साथ विदेश भ्रमण किया चंद्रशेखर जी। उस समय कई मुख्यमंत्री, मैं कह कर के अपनी बड़प्पन नहीं शो करना चाहता, कई मुख्यमंत्री भी हमसे आते थे बात करने, और चंद्रशेखर जी से मैं करता था। कई लोगों को कई चीज़ों में मैं सहयोग करता, तो मैं ऐसे चीज़ों के प्रति कभी मेरा घमंड नहीं रहा, न मेरे कोई उसके प्रति अभिलाषा रही। मैं तो उसको सेवा के रूप में लेता था। अब तो जदयू और और जदयू नीतीश में भी और जब मैं लालू दोनों के साथ राजद में भी, मैं कह रहा आप हूँ मंत्री रहे हैं। राजद में रहे, लालू जी ने मुझको मंत्री बनाया। मैं उससे भी, आप पूछ लीजिए, लालू जी अभी भी हैं, पता कर लीजिए। उस 97 में मुझे ज़बरदस्ती मंत्री उन्होंने बनाने का काम किया। मैं स्वीकार नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था कि मैं काम करूँगा, पार्टी का संगठन का काम करूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको रहना जरूरी है, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बन रही है, तुमको रहना जरूरी है, तुमको एक सहयोगी की तरह हम चाहते हैं, और मैं स्वीकार किया। उसके बाद कुछ व्यक्तिगत बातों पर, लालू जी से नहीं, वहाँ पार्टी में मैं अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो भी अब उनके साथ नहीं है, उस सवाल पर मेरा बहुत तनाव हुआ। उस तनाव को मैंने लालू जी से भी कहा लेकिन तनाव दूर होने की जगह उनके प्रयास के बाद भी वो तनाव बढ़ता रहा। तो मैंने उनको कहा कि अब मैं छोड़ करके जाऊँगा। फिर भी उन्होंने बहुत स्नेह के साथ, श्रीमती राबड़ी देवी जी ने, उनके बच्चों ने मुझे बहुत कहा, लेकिन मैं स्वाभिमान के साथ कोई राजनीति नहीं करता हूँ, या स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता हूँ। तो मैंने उन्हें छोड़ना पड़ा। मैंने छोड़ा जब जनता दल यू में से नीतीश कुमार जी ने ऑफर दिया था मुझको आने के लिए। मैं नहीं गया था कटोरा लेकर के कि हमको ज्वाइन कर लीजिए। नीतीश कुमार जी कहेंगे, या आपकी मीडिया के कुछ साथी हैं जिनके माध्यम से वो हमसे बात करते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो लोग गवाह हैं कि मैं नहीं गया था। वो मेरे पास आए थे कि आप चलिए, मैं गया। जब उन्होंने कहा कि आपको मंत्री बनाना चाहते हैं, आपको चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने बनाया, मैं बना, और मैं जिस विभाग का मंत्री रहा, आज तक भी कोई उस पर कलंक नहीं लगा सकता है। चाहे वो लालू जी के साथ रहा ऊर्जा मंत्री, चाहे लॉ मिनिस्टर रहा, चाहे पीआरडी मिनिस्टर ये रहा। क्लियर है कि आप जदयू में शामिल नहीं हो रहे हैं। नरक से निकल कर के फिर नरक में वही आदमी जाएगा जो विवेक शून्य होगा, जो अविवेक होगा, जिसके मंद बुद्धि का होगा। मैं अपने को मंद बुद्धि नहीं मानता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे श्याम रजक कि ये पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और अब ये राजद में हैं, लेकिन फिलहाल में ये खबरें चल रही थी कि श्याम रजक राजद छोड़ जदयू में ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये खबरें जो है बिल्कुल तरह से झूठ है, क्योंकि श्याम रजक ने खुद साफ तौर से बता दिए हैं कि ये खबर जो है सरासर गलत है, क्योंकि हम जिस पार्टी को छोड़ करके आए हैं वो नरक की पार्टी है, हम अब दोबारा उस नरक में जाना नहीं चाहते हैं। इसका बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और साथ ही साथ न्यूज़ 4 नेशन के फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।